नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के नए कप्तान की। बीजेपी ने राजस्थान भाजपा की कमान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के हाथों सौंप दी है। डबल इंजन की सरकार बनाने वाले सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नया प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्याम जी, जिस प्रकार से सीपी जोशी काम कर रहे थे, राज्य में सरकार बनी, विधानसभा चुनाव आप जीते, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी है और लोकसभा में फिर से लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। हालांकि 25 की 25 सीटों की हैट्रिक बनाने में नाकामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र में सत्ता आपके हाथों में आ गई है। लेकिन लगातार नया प्रयोग देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो फिर से एक नया चेहरा लाकर के सबको चौंका दिया है। क्या जरूरत पड़ गई? क्या सीपी जोशी का जो काम था वो पर्याप्त नहीं था, आलाकमान नाखुश था, या फिर से सोशल इंजीनियरिंग करने का एक प्रयास किया गया है उपचुनाव से पहले कि उपचुनाव में कहीं पार्टी को करारी हार ना देखनी पड़े, बैलेंस करने का एक प्रयास है? देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय लोकसभा की टिकट माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को मिली थी, उस समय भी उन्होंने पेशकश की थी कि अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अपने लोकसभा में पूरा समय दे पाएं, चुनाव के समय भी, और अपने क्षेत्र में काम कर पाएं। क्योंकि देखिए, एक आप लोकसभा के सांसद बनते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाना उनका धर्म है। तो इस तरह की पेशकश उनकी पहले से ही थी, लेकिन अब दोबारा उन्होंने पेशकश की तो ठीक है, उसमें आलाकमान ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया है। और ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष पहले भी बदले गए और बदले जाते रहे, तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है। 2 साल का कार्यकाल होता है, ये 1.5 साल रहे सीपी जोशी जी और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनके समय में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट थी, एकजुट होकर के काम किया, अब प्रदेश में सरकार बनाई, सफल कार्यकाल रहा उनके रहते हुए। काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी कुछ सीखा। तो ऐसा कुछ नहीं कि नया प्रयोग नहीं है, ठीक है, एक सतत प्रक्रिया के नाते बदलाव हुआ है। और रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को लेकर के नहीं चलती, जातिवाद पे विश्वास नहीं करती है, सभी एक उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। और इस नाते नए जो अभी राठौड़ साहब बने हैं, मैं आशा करता हूं उनके कार्यकाल में भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और आप देखिएगा बहुत नए बदलाव और बहुत अच्छे काम होंगे। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं कि जातिवाद पर हम जाते नहीं हैं, जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ा पद राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को सौंप दिया गया है। तो ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो पहले से था, ये कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक गलियारों में कि 2 ब्राह्मण चेहरे बड़े पदों पर नहीं रखे जाएंगे। तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत बैलेंस करने का, कि सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेकर के चलने की एक कवायद? जी आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने की जो कवायद आपने कही है। भजन लाल जी को बने हुए शायद अब 8 महीने के आसपास लगभग हो गए हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालते हुए। तो ऐसा नहीं है, अगर इस तरह की कोई बात होती तो हो सकता है ये इस तरह की सोच होती तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इस तरह का कदम उठाया जाता। इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो सतत प्रक्रिया है उसके नाते ये सब बदलाव हुआ है। ठीक है। करणवीर सिंह जी, जिस प्रकार से अब प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष का परिवर्तन किया गया है, नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश प्रभारी बदल दिया गया है, क्या ये एक आने वाले उपचुनाव का एक चैलेंज है जिसको लेकर के इस प्रकार का ये प्रयोग किया गया है, बदलाव किया गया है? जी मनीष जी, सबसे पहले तो आओ हम सब उन्हें सलामी दें जो इसके असली हकदार है, भारत की मिट्टी उनकी कर्जदार है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी राजस्थानियों को कारगिल के विजय दिवस की हार्दिक बधाइयां और गर्व करते हैं हम उन सैनिकों पर। साथ ही अभी आपने पूछा कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी चेंज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो बदलाव हुए हैं, तो वो तो इनकी पार्टी में हुए हैं बदलाव, पर कहीं ना कहीं इसका फेयरवेल जो हमारे सीपी जोशी जी जो निवृत्तमान हुए हैं, उसका फेयरवेल राजस्थान की जनता ने लोकसभा चुनाव में देने की कोशिश की है। उनको बताया है
कि जिस तरह से आपने राजस्थान की जनता को ठगा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो जाइए आप घर बैठिए, और शायद उसी के नाते आरएसएस की जो और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तल्खियां बढ़ चुकी थी, जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तनाव आ चुका था, उस तनाव के फलस्वरूप ये नियुक्तियां हुई है। और शायद ऐसी नियुक्तियां जल्दी आपको केंद्र सरकार में भी देखने को मिलेगी। घर बैठाने की बात तो वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने खुद ने डिसीजन लिया है, इसमें तो आपका या जनता का कोई रोल नहीं है। जनता का रोल इसलिए नहीं है कि जनता ने, इन्होंने जो 8-9 महीने पहले जिस तरह के वादे सीपी जोशी जी जब सभाओं में जाते थे और कहते थे कि हम इस तरह से राजस्थान को राहत देंगे, राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करेंगे, नौकरी देंगे, महंगाई के अंदर आपको योजनाएं देंगे, किसानों के बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो चुनावी वादे जुमले साबित हुए। तो वो रिपोर्ट कार्ड के रूप में आप देखिए, जो लोकसभा के अंदर सीपी जोशी का रिपोर्ट कार्ड है, उसके मद्देनजर ये नियुक्ति हुई है। और कहीं ना कहीं ये नियुक्तियां होनी तो केंद्र में भी चाहिए थी। शायद जेपी नड्डा जी अभी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनको राहत देने की बात की, वो सांसद है, वो अपना विधानसभा से लोकसभा क्षेत्र संभालेंगे। तो आप ये देखिए, जेपी नड्डा जी तो मंत्री भी है और वो भी हिमाचल से सांसद, तो क्या वो अपना क्षेत्र नहीं संभालेंगे? नहीं, वैसे तो राज्यसभा सांसद को तो प्रदेश मैं यही तो कह रहा हूं, इन्होंने बहाने नहीं, स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से उनका जो इस्तीफा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं आरएसएस का दबाव था, उनकी नीतियां, उनके परफॉर्मेंस को आधार बनाकर ये काम किया गया। लेकिन अगर एक्शन लेना था, अगर आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड है लोकसभा चुनाव का, तो उसमें अगर जिम्मेदारी अगर डाली जाए तो राज्य सरकार पर डाली जाए, और एक्शन अगर लिया जाए तो राज्य की सरकार जो चला रहे हैं उन पर लेना चाहिए था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है। सवाल ये है, संगठन का ही काम है। जैसे आप लगातार देख रहे हैं, मदन राठौड़ जी जिनका अभी चयन हुआ है, वो विधानसभा में भी टिकट मांग रहे थे सुमेरपुर से, और लगातार वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, और उन्होंने तो बागी तेवर भी अपना लिए थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको फोन करके सांत्वना दी, फरवरी में उनको राज्यसभा बनाया, और फिर जब वो लोकसभा चुनाव की बारी आई, वो बाड़मेर से तैयारी करने लग गए थे, बाड़मेर से टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आप कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की, और जहां आरएसएस का दबाव, तो उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। मैं आपको कह रहा हूं, आरएसएस के साथ जो तल्खियां बढ़ी है पार्टी की, उसका कहीं ना कहीं ये फेरबदल। वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि संतुष्ट करना है, वो टिकट मांग रहे थे और उन्हें बैलेंस करने के लिए ये काम किया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ऑलरेडी उन्हें राज्यसभा भेजा जा चुका है, उसमें उनको तो अगर कहीं सेटिस्फैक्शन देने की बात है तो वो तो राज्यसभा में भेजा जा चुका है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आशीष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पहले भी बनाया गया है, और जो रेस में है उनको, जैसे सतीश पूनिया जी की आप बात कर लीजिए, राजेंद्र राठौड़ जी को, जो दूसरे राठौड़ है जो कतार में थे, उनको साइड लाइन करके इन्हें मदन राठौड़ जी को बनाया गया। पर आप कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि लगातार आरएसएस का दबाव था, आरएसएस की लॉबी भारतीय जनता पार्टी पे हावी थी, और कहीं ना कहीं उन तल्खियों को शांत करने के लिए इस तरह के बदलाव आप यूपी में भी आने वाले समय में जरूर देखिएगा, और अन्य राज्यों में भी लगातार आरएसएस भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है कि जिस तरह का रिजल्ट, जिस तरह का जनादेश लोगों ने दिया है, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। श्याम जी, करणवीर जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि बागी तेवर अपना रहे थे, जब टिकट इनका काट दिया गया था सुमेरपुर सीट से, ये डिमांड कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, इन्हें टिकट नहीं दिया गया था, और बागी होकर के चुनाव लड़ने की भी इन्होंने तैयारी कर ली थी। हालांकि पीएम मोदी के ये करीबी माने जाते हैं, और अब उन्हें पूरे प्रदेश की पार्टी की कमान सौंपी जाती है। अनुशासन की बात बीजेपी लगातार करती है, लेकिन अगर अनुशासन की बात करती है बीजेपी, तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताना क्या खतरनाक नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आशीष जी, मैं आपको बता दूं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और आप देखेंगे, अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पहले भी मुख्य सचेतक भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, और बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और पार्टी के विचारधारा, रीति नीति से अच्छी तरह से वाकिफ है। और करणवीर जी जो आरोप लगा रहे हैं, करणवीर जी को खुद को देखना चाहिए। शायद इनको जानकारी नहीं है कि सचिन पायलट को किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष पद से किस तरह से रातों रात हटाया गया। और तल्खियों की अगर ये बात करते हैं तो सचिन पायलट को हटाने के बाद कितनी तल्खियां थी, किस प्रकार से उन्होंने यात्रा निकाली, किस प्रकार से वो तो शायद आज भी झलकती है। बिल्कुल। तो वो इनकी पार्टी में की वो रीति नीति है कि वो अनुशासन, उसको कहते हैं कि अपने ही सरकार के खिलाफ वो रैली निकाल रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ रहे हैं। तो वो देखना चाहिए इनको। श्याम जी रुकिए, वसुंधरा राजे की एंट्री हुई है, मदन राठौड़ जी के, आप मेरी बात पूरी हो जाए, रखिए। आप करणवीर जी, मैं बात पूरी कर लूं अपना, एक बार बात पूरी करने दीजिए, आप आराम से बात करेंगे तो समझ में आएगा। कंप्लीट करिए आप अपनी। तो उस पूरे प्रदेश ने देखा, और किस प्रकार से पूरे देश ने भी देखा, किस जब कैंपिंग की गई थी मानेसर में,
तो ये सारी चीजें सरकारें होटलों में चली, सरकारें रिसोर्ट में चली, कभी जैसलमेर, कभी ये आमेर। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस कार्यकाल में देखी गई है, खूब अच्छे से देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक कार्यक्रम है, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोविड में भी काम करती है। कार्यकर्ता कोविड में काम करते करते कई शांत भी हो गए, ईश्वर मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए वो लोग। वृक्षारोपण का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, सफाई का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे काम हैं। चूंकि राजनीतिक पार्टी तो चुनाव भी अपना एक है। और जो आप चुनाव की बात कर रहे थे आशीष जी, तो एक एक वार्ड स्तर तक बैठ के हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है। माननीय सीपी जोशी जी ने वो सारी जो भी रणनीति थी उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके अपना फीडबैक भी दे दिया है। वो सब एक तरह से आप ये मान के चलिए वो रणनीति अपना जो है वो अलग काम चल रहा है उस पर, चुनाव पे। बाकी एक कार्यकाल होता है, जेपी नड्डा जी का भी एक कार्यकाल है कि जो पार्टी का एक संविधान है उस नाते उनका भी जब समय आएगा तो वो भी जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये बार बार, चूंकि चुनाव में भी ये तैयारी करने में भी इनको समय चाहिए था, उस समय भी बार बार इन्होंने पेशकश की थी, लेकिन आज कहीं जाकर दोबारा जब उन्होंने पेशकश की कि मुझे और भी चीज़ें करनी है, आगे लोकसभा में भी उन्हें काम करना है। क्योंकि राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद के काम में आप भी जानते हैं आशीष जी कि काफ़ी फर्क होता है। तो उस नाते उन्होंने पेशकश की और उसके फलस्वरूप मदन जी बने। बिल्कुल। करणवीर जी कुछ कह रहे थे आप बीच में। तो श्याम जी क्या मान के चलेंगे जेपी नड्डा जी का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्योंकि वो एक मंत्री भी है, एक सांसद भी है और एक अध्यक्ष भी है। देखिए, तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर संचालित करेगा उसको कठिनाइयां नहीं आएगी? तो इस तरीके का क्या मान के चलें कि जेपी नड्डा जी का भी इस्तीफा होने वाला है? देखिए करणवीर जी, आशीष जी भी जानते हैं और आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें एक टाइम फ्रेम के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। आप कह रहे हैं ना तो कि सांसद को क्षेत्र में काम करने के लिए समय की आवश्यकता है, उनका टाइम फ्रेम तो क्या संगठन बिल्कुल आप उनका जो टाइम फ्रेम पूरा होगा नहीं रहेंगे? बिल्कुल, उनका टाइम फ्रेम भी लगभग पूरा होने को है। मुझे जहां तक ध्यान आता है महीने 2 महीने में उनका भी टाइम फ्रेम पूरा होने को है। अगर हो सकता है कि वहां भी बदलाव हो, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन आप जो टाइम फ्रेम की बात है, सतीश जी की आप बात करें, कतार में थे। सतीश जी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, भारतीय जनता पार्टी के सफल प्रदेश अध्यक्षों में से रहे सतीश पूनिया जी भी। तो ऐसा नहीं है, राजेंद्र राठौड़ जी मंत्री रहे, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। तो सभी को लेकर के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, सभी का रिपोर्ट कार्ड उनके पास होता है, कब किसको क्या अवसर देना है, कभी किससे क्या काम कराना है, सब उनको ध्यान में होता है। चलिए, आज के नए कप्तान की प्रदेश भाजपा को नया कप्तान मिल गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के हाथों में प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी गई है। उपचुनाव अग्नि परीक्षा है, उपचुनाव में बीजेपी को जाना है और पहले चुनाव, निकाय चुनाव से पहले उपचुनाव, तो ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए। करणवीर जी, नए प्रदेशाध्यक्ष को अब चुनावी मैदान में परफॉर्मेंस दिखानी होगी, परफॉर्म करके दिखाना होगा। आलाकमान ने भरोसा जताया है, राज्यसभा सांसद को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। क्या मानते हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? चैलेंज तो बेशक ये जनता के बीच में जाएंगे तो इनको जनता पूछेगी कि आपने जो वादे किए थे। अभी आप देखिए, चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव के साथ साथ पंचायत समिति के चुनाव आने वाले, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और वो चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। कलेक्टर को, अधिकारियों को छुट्टी देके उनको को हटाया जा रहा है कि यहाँ चुनाव ना हो जाए, वहां पर जनप्रतिनिधि, जनता का मैंडेट जाहिर ना हो जाए। इस चीज से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि मदन जी के सर ये ठीकरा फूटता है या नहीं फूटता, क्योंकि जनता के अंदर बहुत रोष है। अभी आपने देखा होगा, लगातार निकाय चुनाव नहीं करा रहे हैं, वहां जनता ने आंदोलन के लिए रहते हैं, वहां जो प्रत्याशी है वो आंदोलन के लिए रहते हैं, पर ये अधिकारी वहां अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की खामियां, जिस तरह से लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए एक राजनीतिक दल को, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह से युवाओं के साथ ये झूठ बोल के, कुटाराघात करके सत्ता में आए, वो लगातार कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देने के लिए तैयार है, जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। महंगाई के नाम पर इनके लगातार इन्होंने ठगी की। अब आप देखिए, बजट, 2 बजट आपने देख लिया, राज्य का बजट आपने देख लिया, केंद्र का बजट आपने देख लिया। केंद्र के बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं है,
जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस परियोजना के लिए इन्होंने खूब वोटों की फसल काटी, ईआरसीपी की बात कर लीजिए, यमुना जल समझौते की बात कर लीजिए, उसमें भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस तरह का कोई ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो। तमाम तरह के झूठ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल के गए और इनके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बोल के गए लगातार जनता से। उन सभी झूठों का, उन सभी वादों का, उन सभी बातों का, उन सभी जुमलों का हिसाब किताब जरूर होगा इस आने वाले समय में, जब भी डेडलाइन घोषित की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा या तारीख घोषित की जाएगी चुनावों की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग विषय होगा और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के सरोकार के विषय मैदान में उठाती रहेगी, जनता के मुद्दों की बात करती रहेगी, उनकी बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। श्याम जी, झूठों की सरकार करार दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर जी ने कहा कुछ काम आपने नहीं किया है। ईआरसीपी की बातें की गई थी, हालांकि आप कह रहे हैं कि एमओयू हो गया है, यमुना जल समझौता की बात कर लो। और यहां यह सवाल उठाया जा रहा है लगातार हम देख पा रहे हैं कि हर डिबेट में ईआरसीपी को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। इसका एक माकूल जवाब शायद आपकी तरफ से आना बाकी है। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो इनके सवालों के जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा युवाओं के साथ कुठाराघात। आपके सचिन पायलट जी खुद अपने सरकार पे आज भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो नीट की भी बात सुन लीजिए एक बात उन्होंने बात की थी, ठीक है, नीट की बात बीच में टोके, अगर नीट की बात पे बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, नीट की बात कर ली तो साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार ने जो परीक्षाएं आयोजित कराई वो सब पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है, ऐसा नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा है सचिन पायलट ने स्वयं कहा है कि युवाओं के साथ चाहे कहीं भी रहूं हमेशा उनकी बेहतरी की बात करता रहूंगा। परीक्षा चाहे नीट की हो चाहे रीट की हो, लगातार उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा है ये अच्छी बात नहीं है चाहे रीट हो चाहे नीट हो, पर कुठाराघात किसने किया? वही भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया तो ये बताइए ना, कुठाराघात किसने किया? किस पे सवाल उठाया? अगर भारतीय जनता पार्टी रीट पे कांग्रेस में आपके ही नेता, आपकी पार्टी पार्टी आपकी सरकार पे सवाल उठाने वाले आपके ही नेता है। मैं तो छोटी सी बात मेरी बात खत्म कर रहा हूं। सवाल उठाया जब ना आपने अरे हाँ या ना, हाँ या ना, तो नीट की बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, नीट पे बात कर लेते हैं। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया परीक्षा दोबारा कराने से। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की संज्ञान में यह पूरा मामला है और नीट में अगर कोई गड़बड़ी हुई उसकी जांच जारी है, उसका परिणाम आ जाएगा सामने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान में जो गड़बड़ झाला हुआ है उसको इससे कवर अप कर दिया जाए। यह एक ढाल बना करके, नीट को ढाल बना करके आपके ही नेता सचिन पायलट जिस प्रकार से श्याम जी ने कहा नहीं किया, लगातार बेहतरी के लिए प्रयास किए ना राजस्थान लीजिए आप, आपकी सरकार में सवाल उठाया नहीं उठाया? आपकी सरकार में सवाल उठाया? श्याम जी, करणवीर जी की बात कंप्लीट करने में आपकी सरकार है, बिहार दूसरा राज्य बनाए जो पेपर लीक पे कानून बना के आया है। ठीक है, पहला राज्य कौन था? राजस्थान। ठीक है, युवाओं के साथ कुठाराघात करने के मामले में राजस्थान ने बहुत ही बेहतरीन कानून आपने बना दिया, मान लिया, कानून आपने बनाया, मान लिया, बनाया, जेल भी भेजा लोगों को। ठीक है, कानून कार्रवाई का परिणाम जो गिरफ्तारियां जिस रफ्तार से एसओजी काम कर रही है उस रफ्तार से उस सरकार में काम नहीं हुआ। ये तो आपको आंकड़े देखोगे तब भी पता चल जाएगा। श्याम जी, बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था। आपको याद होगा आशीष जी, जिस दिन सरकार ने पेपर लीक कानून बनाया उसके 2 दिन बाद ही पेपर था और उसमें ही पेपर लीक हुआ। बात थी केवल इनका मानस क्या है। और जिस प्रकार से जो इनके बड़े नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ जिन लोगों के फोटो होते थे, आज घुटनों के बल पुलिस के साथ उनके फोटो है, उनके घुटनों के बल पे फोटो है उनके। अरे सुन लीजिए ना, इससे क्यों भाग रहे हैं? ये भी सुन लीजिए। मैं तो स्पष्ट कीजिए ना। अरे स्पष्ट क्या? ठीक है, दोनों के जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात इसको कंप्लीट करके ईआरसीपी का भी जिस प्रकार से वही पुलिस है, राजस्थान पुलिस में कोई फेरबदल नहीं है, वही पुलिस है, कोई यूपी से पुलिस नहीं आई है ना एमपी से आई है, वही पुलिस काम कर रही है। और देखिए, काम करने का जो मानस होता है वो ये होता है कि एक एक जो व्यक्ति था जिनको संरक्षण देकर के इन्होंने फरारी कटवा रहे थे, उनको सारा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, वो सारे जेल में आज की तारीख में। ठीक है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा खुद एसओजी के अधिकारियों से मिलकर के और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर तो क्या भरोसा नहीं है उनको? जी किरोड़ी लाल जी मीणा जो हमारे मंत्री भी रहे हैं और है भी, उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। पहले तो तय कीजिए है क्या मंत्री है, इस्तीफा पेश कर रखा है, आपने स्वीकार नहीं मानते अपने आप को, कोई प्रोटोकॉल में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मांग की है तो मांग के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उनको भरोसा नहीं है सरकार पर, अधिकारियों पर? बिल्कुल, वो बात वो है, किरोड़ी जी पहले से ही जितने ये नकल माफिया और वो सारी चीजों पे शुरू से नजर बनाए हुए थे,
तो पहले जो पुलिस की जो कार्रवाइयां हुई है कांग्रेस राज में, जो कुछ उस समय थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां हुई थी, उन सबको वो दोबारा से चेक करने के लिए बोल रहे हैं, उन सबको दोबारा से एक बार रीचेक करके, और ताकि वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस राज में उन लोगों को कोई ऐसे गलियां ना मिली हो, ताकि वो बाद में बरी हो जाए। होता क्या है, पुलिस पकड़ के लाती है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होती है, वो बरी हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई बात ना रह जाए, इसलिए किरोड़ी जी ने उस चीज को, ठीक है, ईआरसीपी को और क्लियर कर दीजिए। देखिए, ईआरसीपी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनते ही एमओयू साइन हुआ। रही बात बजट की, तो डबल इंजन की सरकार है साहब, बजट के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वक्तव्य केंद्र से भी आ चुका है, राज्य सरकार का भी रहा है, बजट के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसी कार्यकाल में पूरा होगा। बजट में प्रावधान मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी गवाही में आपके सामने कह रहा हूं कि इसी सरकार में ईआरसीपी बिल्कुल भविष्य के गर्भ में है ना, अभी बजट तो नहीं आया ना, बजट नहीं आया, आ जाएगा मतलब अभी नहीं है, काम रुका हुआ है क्या? नहीं, काम से मतलब काम चालू है, बजट सैंक्शन इस बजट में नहीं है, आगे हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप कह रहे हैं डबल इंजन है कहाँ आशीष जी? डबल इंजन केवल बिहार में, देखो पूरे भारत के अंदर केवल 2 इंजनों के अंदर तेल डाला गया है, बिहार का जवाब ले लेते हैं। राजस्थान वाले इंजन में तेल ही नहीं डाला गया, तो चलने की बात तो बहुत दूर है। तो इसकी आप डबल इंजन वाला जो फिलोसफी है, डबल इंजन वाला जो जुमला है, उसको तो आप बंद कर दीजिए। डबल इंजन नहीं है, आपका सिंगल इंजन है, दूसरे इंजन में तो चलिए जवाब ले लेते हैं। श्याम जी, जरूरी नहीं फंड केवल बजट में अगर नहीं आया तो फंड आएगा ही नहीं, कभी भी फंड आ जाएगा। फंड की जब जरूरत होगी, जितना फंड चाहिएगा राजस्थान को हमेशा मिलेगा। ये आप इस चीज के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूं और आपकी गवाही में बोल के जा रहा हूं आशीष जी, मैं निरंतर आपके चैनल पे आता हूं, आप कभी भी टोक दीजिएगा, बजट आया, आप कभी भी टोक दीजिएगा। बिहार को, आंध्र प्रदेश को बजट दिया गया, तो राजस्थान की ईआरसीपी परियोजना का भी बजट अगर इसमें अलॉट कर दिया जाता तो आप लोगों के पास में बोलने के लिए काम चालू है, ईआरसीपी का रुका हुआ तो है नहीं। चलिए, अगर कहीं जरूरत चलिए अंत में चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नया कप्तान बीजेपी का आपको मिल गया है, मदन राठौड़ पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है बीजेपी के नेताओं का, वो किसी से छिपा नहीं है। क्या मदन राठौड़ सबको बैलेंस कर पाएंगे? वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये तमाम दिग्गज नेताओं को एक माला में, एक सूत्र में पिरो करके क्या राजस्थान की भाजपा फिर से एक सूत्र में खड़ी हुई नजर आएगी? बिल्कुल आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सब एकजुट हैं, और जिस प्रकार से एकजुट होकर के कांग्रेस सरकार को उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एक एक कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग प्रदान किया, एक एक नेता का सहयोग रहा उसमें। तो आप निश्चित मान के चलिए आगे भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सब उनके साथ है। जब तय हो गए कि अध्यक्ष हमारे ये हैं, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी उनके साथ है। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर सिंह जी राजपुरा, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता श्याम जी झा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की बीजेपी के नए कप्तान की नियुक्ति को लेकर। क्या बीजेपी अब आने वाले उपचुनाव में अपनी साख बचा पाएगी? तो वहीं विपक्ष की टकटकी लगी हुई है कि नए कप्तान के बाद भी क्या बीजेपी संभल पाएगी? आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।